नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फाइट मैथ में। आज हम पढ़ेंगे समाकल के बारे में। जो समाकल होते हैं वो अवकलज के उल्टे होते हैं, जिन्हें हम प्रत्यवकलज के नाम से भी जानते हैं, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवकलज होते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, जब किसी राशि में हम परिवर्तन करते हैं तो उस पर निर्भर जितनी भी राशि होती है वो सभी परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों का अध्ययन हम अवकलज गणित के अंदर करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से जान लेते हैं कि किस प्रकार किसी राशि में परिवर्तन करने से अन्य राशियों में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, एक वृत्त मान लेते हैं। उसके लिए हम मान लो कोई ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है। तो r यहाँ पे एक राशि हो गई, r यहाँ पे एक राशि हो जाएगी। तो इससे वृत्त से संबंधित और भी कई राशियां होंगी, जैसे वृत्त की परिधि, जिसको हम c बराबर लिख सकते हैं या c बराबर या p बराबर लिख सकते हैं, जो होगी p 2 पाई r। इस वृत्त की ये परिधि होगी, इसे बोलते हैं 2 पाई r। इस वृत्त का क्षेत्रफल भी होता है जो होगा a बराबर पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r एक राशि है, इससे संबंधित यानी इस पर निर्भर अन्य राशियां हैं, जैसे कि ये हो गई परिधि वृत्त की और दूसरे वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल। तो मान लो अगर इसमें परिवर्तन करते हैं, यदि हम त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं तो परिधि और क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिधि और ये क्षेत्रफल दोनों के दोनों त्रिज्या पर निर्भर करते हैं, इस राशि पर निर्भर करते हैं। यानी कि इसको बदलेंगे तो इनमें भी अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा। मान लो r किसी समय पर, r का मान किसी समय पर 2 है, तब जो परिधि होगी, मान लीजिए मैं 2 रखूंगा, 2 दूनी 4, यानी कि 4 पाई आ जाएगी परिधि। r का मान जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यही 4 पाई हो जाएगा। मान लो अगर त्रिज्या को मैं बढ़ा देता हूँ, त्रिज्या को बढ़ा के r के स्थान पे मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यानी कि 2 से बढ़ा के 5 कर दिया मैंने त्रिज्या। तब क्या होगा? तो ये त्रिज्या बढ़ाने पर ये राशियां भी अपने आप ही परिवर्तित हो जाएंगी, यानी कि परिधि बदल जाएगी, क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। देखिए 5 को यहाँ पे रखते हैं, तो 5 जब यहाँ पे रखूंगा तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 पाई ये परिधि हो जाएगी। इसको यहाँ पे रखेंगे तो 5 25, 5 जब यहाँ पे रखेंगे इसका स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 के पाई। हमने यहाँ पे त्रिज्या बदली है, तो त्रिज्या के बदलने से क्या हुआ है, परिधि और क्षेत्रफल दोनों में परिवर्तन हो गया है। तो इस प्रकार के परिवर्तन संबंध जितने भी प्रश्न होंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ है वो किस दर से हुआ है, ठीक है, जो परिवर्तन हुआ है वो किस दर से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं अवकलज गणित के अंदर। परिवर्तनों को हम जब लिखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे dc बटे d dr। यहाँ पे c कांस्टेंट नहीं है, c यहाँ पे परिधि है जो कि r के अनुसार बदलेगी। यहाँ पे r जो होगी वो स्वतंत्र राशि है, स्वतंत्र बोलेंगे इसे, और जो c होगी वो होगी परतंत्र राशि, परतंत्र चर बोलेंगे इसे, और ये हो जाएगा स्वतंत्र चर। यानी कि स्वतंत्र है अपने आप में, लेकिन ये परतंत्र है क्योंकि इसके बदलने से इस पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका ये परतंत्र होगा, ये आपका स्वतंत्र होगा। इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे हम dA बटे dr, यानी कि r में परिवर्तन करने से a में भी परिवर्तन होगा। तो a यहाँ पे परतंत्र हो गई और r यहाँ पे स्वतंत्र हो जाएगी। तो यहाँ पे a एक अलग राशि है और r एक अलग राशि है। इसी प्रकार से dA बटे dr को लिख लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम मतलब होगा इसका कि हम a में परिवर्तन कर रहे हैं r के सापेक्ष, यानी कि r के अनुसार बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे से पढ़ा करेंगे हम कि r के सापेक्ष a में परिवर्तन हो रहा है r के सापेक्ष। इसमें जो dA बटे dr है इसको हम बोलेंगे अवकलन, यानी कि हम r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं a का, r के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं a का, अर्थात a में परिवर्तन हो रहा है r के सापेक्ष, यानी कि r के अनुसार। तो इसी का उल्टा होता है समाकलन, जिसको आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लो कोई फलन है, इसमें d बटे dx लिख लिया, इसका मतलब x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं fx का। तो fx का जो अवकलन होगा वो कुछ इस तरह से आएगा f डैश x, यानी वो चीज बदल जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होकर मान लेते हैं fx f डैश x हो गया है। वहीं पे जब समाकलन करेंगे हम, यानी कि हमें पता है जो समाकलन है वो अवकलन का उल्टा है,
यानी कि इसका अगर समाकलन करेंगे तो पहले वाला भी हमें प्राप्त हो जाएगा। जब मैंने fx का अवकलन किया है तो f डैश x आ गया है, लेकिन जब मैं f डैश x का समाकलन करूंगा तो हमें fx मिल जाएगा। तो f डैश x का समाकलन करेंगे हम x के सापेक्ष, तब हमें मिलेगा fx। जैसा कि मैंने आपको बताया है जो समाकल है वो अवकलज के उल्टे होते हैं। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। d/dx sin x, तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं sin x का। अगर आपने अवकलन पढ़े हुए हैं तो ही आपको चीज समझ में आएंगी। आपको थोड़े बहुत अवकलन आने चाहिए, इसके लिए नहीं आता तो थोड़ा बहुत सीख लें, तब आपको इस चीज समझ में जरूर आएंगी। तो sin x हम अवकलन कर रहे हैं, sin x का अवकलन होता है cos x। वहीं पे अगर हमको ये चाहिए sin x चाहिए, sin x कैसे मिलेगा, हमको क्या करना होगा, cos x का समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो वापस से ये मिल जाएगा, यानी कि इससे हमने ये बनाया है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो वापस से हमको ये वाला मिल जाएगा। तो cos x का समाकलन होता है sin x, sin x प्लस c। c में क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है, स्वेच्छ अचर। स्वेच्छ अचर से मतलब ये हो गया कि अपनी स्वेच्छा से रखा गया, यानी कि अपने मन से रखा गया। ठीक है, सी की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन किताबों में सी ज्यादातर आपका प्रयोग हुआ है तो आपको भी सी लिखना है। इसी प्रकार से एग्जांपल आप और ले सकते हैं। यहाँ पर d/dx x की घात है, तो x की घात n का अवकलन होता है n x की घात n-1। अगर आपको ये x की घात n चाहिए, मान लो आपने अवकलन करके ये प्राप्त कर लिया है, आपको ये वाला चाहिए जिसका आपने अवकलन किया है, ये आपको चाहिए तो क्या करना होगा, इसका समाकलन करना है, तो आपको ये वाला प्राप्त हो जाएगा। जैसे n x की घात n-1 का आप समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, इसका मतलब है x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं x की घात n-1 का। इसका जो समाकलन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें एक घात बढ़ जाएगी, जो भी यहाँ पे घात होगी उसमें एक घात बढ़ा देंगे हम, यानी कि +1 कर देंगे। जो यहाँ पे सेम आपको नीचे लिखना है प्लस के सी, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 यहाँ पे भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n x की घात n बटे n प्लस सी। n से यहाँ पे कट जाएगा, आपको मिलेगा x की घात n प्लस सी। आपको सी यहाँ पे एक्स्ट्रा, सी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है तो आप सी के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सी है वो स्वेच्छ अचर है, तो सी के स्थान पे आप 0 भी रख सकते हैं। जब आप इसको 0 करेंगे तो आपके पहले वाला मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमने जान लिया कि जो समाकलन होते हैं वो अवकलज के उल्टे होते हैं। समाकलन का सबसे पहला फॉर्मूला है x की घात n dx। यहाँ पे x की घात n का अर्थ है कि x की घात n का हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। सवालों में n के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे x से मतलब x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x होगा, और यहाँ घात के स्थान पे कुछ भी हो सकता है सवाल के अंदर। इसको आपको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। देखिए x की घात n का समाकलन होगा x की घात n+1 बटे n+1 प्लस c। ठीक है, इसका समाकलन ये वाला होगा। c यहाँ पे स्वेच्छ अचर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्वेच्छ अचर। तो एक सवाल समझ लेते हैं इससे संबंधित। मान लो x की घात 4 है dx, तो यहाँ पे x का हम समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। x की घात 4 है यहाँ पे, तो क्या होगा, एक घात इसमें बढ़ जाएगी, 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 वही घात आपको सिर्फ नीचे लिख देनी है प्लस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार तो ये हो जाएगा x की घात 5 बटे 5 प्लस की पावर a होता हो, तब भी आपको सेम यही करना है, x की घात a+1 बटे में a+1 प्लस c। नहीं कि आपको इसमें एक घात बढ़ा देनी, जो घात यहाँ पे होगी वही घात आपको सिर्फ नीचे लिख देनी। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम सवालों में लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला x की घात n वाला हो गया, अब लिखेंगे a की घात x dx। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे a लिखा हुआ है वो आपका अचर है, इन्हें कोई संख्या वगैरह हो सकती है सवालों में, और जिसके साथ हम समाकलन कर रहे हैं यानी जो चर है वो आपका यहाँ पे घात के रूप में लिखा हुआ है। इस प्रकार से होगा तो आप पे समाकलन होगा a की घात x अपॉन log e a प्लस c। ये बेस में e, जो a होगा log इसके बराबर में होगा। नंबर 3 e की घात x dx, इसका a की घात x ही होगा, a की घात x प्लस c। नंबर 4 1/x dx, 1/x का होगा log x, log mod में x प्लस c। mod से यहाँ पे अर्थ है कि जो x जो है
वो जो बाहर जो संख्या आएगी, जब x अगर माइनस का है तो भी ये प्लस का बाहर आएगा, अगर ये प्लस का होगा तब भी ये प्लस का ही बन के बाहर आएगा इस मोड से, क्योंकि हम जानते हैं मॉड x का मान प्लस x होता है और प्लस x का मान भी प्लस x ही आएगा। यानी कि मोड से माइनस का x बाहर निकलेगा तो प्लस का बन के बाहर निकलेगा, अगर प्लस का है तो भी वो प्लस का बन के बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ पे मोड लगाया गया है। 5 साइन वाला लिख लेते हैं, sin x dx। तो sin x का समाकलन होता है माइनस के cos x प्लस c cos x dx। cos x का समाकलन होता है sin x प्लस c। नंबर 7 sec स्क्वायर x dx, इसका समाकलन होगा sec tan x प्लस c। sec x इंटू tan x dx, इसका समाकलन होगा sec x प्लस c। इसी प्रकार से cosec स्क्वायर x dx, तो cosec स्क्वायर x का समाकलन होगा माइनस के cot x प्लस c। नंबर 10 cosec x इंटू cot x dx, इसका समाकलन होगा माइनस के cosec x प्लस c। इस प्रकार से आपके 10 फॉर्मूले हैं, इससे आगे भी हैं, पहले आप उनको नोट कर लीजिए फिर उनको बताता हूं। फॉर्मूला नंबर 11 इंटीग्रेशन का साइन होगा, चिन्ह होगा ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा साइन इनवर्स x प्लस c। 12 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका होगा sec इनवर्स x प्लस c। फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर आगे आप लिख सकते हैं, स्क्वायर पहले और एक बाद में, ठीक है, इनको बदल भी सकते हैं, तब भी आपका यही है, इनको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पर। 14वां फॉर्मूला, अगर मान लो यहाँ 1 ना होके 1 के स्थान पर कोई और संख्या हो, जैसे कि 5 6 ऐसे कोई संख्या हो, तब यहाँ पे हम इसको a मान के बता देते हैं, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के हो, तब क्या होगा। देखिए अगर a हो, a यानी कि सवाल में तो एक स्थान पर कोई ना कोई संख्या होगी, यहाँ पे मैं आपको a मान के बता रहा हूँ, तब इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि समाकलन होगा sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यानी यहाँ पे जो a होगा, a के रूप में जो भी होगा सवाल में वो x के अपॉन में आ जाएगा। 15 में इंटीग्रेशन x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, जो a होगा ये यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन इस वाले में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नंबर 17 इंटीग्रेशन अब लिखते हैं tan x और cot x, इनके लिख लेते हैं। ठीक है, tan x का होगा log sec x प्लस c। दूसरा फॉर्मूला और बनता है इसी का, tan x का एक तो होता है log sec x प्लस c, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा भी इसका होता है माइनस के log cos x प्लस c। ठीक है, इससे ये वाला बन भी जाएगा। ऐसे ही 18वां होता है cot x का होगा log माइनस के log cosec x प्लस c। और दूसरा वाला फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है, एक और होता है, वो होगा log sin x प्लस c। अब sec x को लेते हैं sec x dx,
अगर sec x का समाकलन करना है तो sec x का समाकलन होगा log sec x प्लस tan x, मॉड में रखना है इनको, मॉड में sec x प्लस tan x। दूसरा फॉर्मूला और भी होता है इसका, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दो फॉर्मूले होते हैं, तो ये होगा log sec x प्लस tan x प्लस c, दूसरा होगा log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मॉड में प्लस सी, ये मॉड है, ये दो डंडियां लगी हुई हैं 20, दोनों हो गए। इनको आप नोट कर लीजिए, आगे के फिर से बताता हूँ आपको। दोस्तों लगभग इसी वीडियो में हम सारे फॉर्मूले कवर कर लेंगे। अभी हमने 19 तक कंप्लीट किया है। 20वां फॉर्मूला जो कि हम लिखेंगे अभी, कोसेक में कोसेक का लिख लिया, सेक का लिख लिया, लिख लेंगे हम सॉरी tan का और cot के हमने लिखे हैं, और एक हमने भी सेक का लिखा हुआ है। अब लिखेंगे कोसेक का, कोसेक x dx। ठीक है, अभी हमने सेक का कंप्लीट किया था 19वें नंबर पे। अभी जो लिखेंगे वो लिखेंगे कोसेक का। तो कोसेक का होगा log कोसेक x माइनस के cot x प्लस सी। 21वें नंबर पे पहले सी का लिख लेते हैं, एक और होता है सी का log tan x बाई 2 प्लस सी। नंबर 21 दो होते हैं इसके, एक तो ये होता है सेक की तरह log कोसेक x माइनस के cot x प्लस सी, दूसरा ये होगा log tan x बाई 2 प्लस सी। अभी हम पढ़ लेते हैं लॉग वाली फॉर्मूले पढ़ लेते हैं और भी। जैसे मान लो मॉड में 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इस प्रकार से होता तब होगा ये log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। ये जो आ जाएगा सेम यही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सिर्फ x अलग से आएगा। इसी प्रकार से 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, अगर कुछ इस प्रकार से अगर प्लस ना हो गया माइनस होता हो तब क्या होगा, तब यही सेम लिखना है, थोड़ा सा अंतर करना होगा बस। x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, यानी किसी तरह लिखना है x प्लस, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ रूट एक्स का माइनस स्क्वायर तो वो लिख देना है, यहाँ पे प्लस वाला लिखा होता है प्लस वाला लिख देना है। ये दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा। नंबर 23, अगर मान लेते हैं रूट ना हो तब क्या होगा, तब आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले ही लिख लेते हैं, ए को पहले लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इस प्रकार से तब कैसे लिखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तब ये होगा 1 अपॉन 2a log x a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस c। इससे अगला होगा रूट नहीं आना है इसमें। अब इसमें लिख लेते हैं x को आगे, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a log x माइनस ए बटे x प्लस सी। अभी तो देखो यहाँ पे अपॉन में बटे में ना हो तब किस प्रकार से फॉर्मूले बनेंगे, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, ये अपॉन में नहीं, जैसे पहले इसमें लिखा है हमने, ये 1 के बटे में था लेकिन यहाँ 1 के बटे में नहीं है, तब अलग फॉर्मूला बनेगा। तब ये बनेगा 1 अपॉन 2x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नंबर 26, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पीछे प्लस हो तब क्या होगा, 1 अपॉन 2x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 log x प्लस रूट, यही लिख देना है जो यहाँ पे है,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार से 27वां रूट, अगर मान लो एक्स पहले हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हो, तब क्या करना है 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ प्लस के स्थान में माइनस आ जाएगा इस वाले में, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड 1 प्लस सी, ये वाला हो जाएगा। तो लगभग यही फॉर्मूले हैं जो आपके प्रश्नावली में यूज में आएंगे। प्रश्नावली के पूरे समाकलन लगभग यही फॉर्मूले आपके यूज में आएंगे, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 7A का पहला क्वेश्चन, जिसमें ये y फलन दिया हुआ है। ठीक है, फलन का मतलब जिसका हमको समाकलन करना है, जो सवाल है उसे बोलेंगे हम फलन। तो ये y फलन है जिसका हमको समाकलन करना है y के सापेक्ष, dy का मतलब है वो y के सापेक्ष समाकलन करना है। ऐसे दूसरे वाले क्वेश्चन में x की घात 6 का समाकलन करना है, यानी x की घात 6 को बोलेंगे हम फलन, या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे इसे फंक्शन। ये समाकलन का चिन्ह है, ये dx है। dx का अर्थ ये हो गया कि मैं x के सापेक्ष समाकलन करना है x की घात 6 का। ऐसे यहाँ पे x की घात 1 का समाकलन करना है x के सापेक्ष, और इसमें समाकलन करना है t की घात 4 का t के सापेक्ष। इसके हम बोलेंगे जो फलन है वो t के पद में है, यहाँ पे जो फलन है वो x के पद में है, और यहाँ पे भी x के पद में, और यहाँ पे y के पद में। इन सभी में फॉर्मूला लगेगा x की घात n का, जो कि फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1, यानी जो यहाँ पे घात होगी वो घात जुड़ जाएगी, तो x की घात n, यानी कि n के स्थान पे कुछ भी हो सकती है सवाल में घात, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे a है। ठीक है, इस प्रकार से घात कुछ भी हो सकती है। तो x की घात n को हम करेंगे x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो इस फॉर्मूले के द्वारा इन सभी को हमें सॉल्व करना है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन y dy बराबर, तो y को जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है। ठीक है, y की घात कितनी है 1, तो इसे समझ लो x की घात n, ऐसे समझो इसे x की घात n। तो क्या होगा, जो यहाँ पे एक घात है उसमें एक घात बढ़ जाएगी, यानी कि 1 प्लस 1, जो घात यहाँ पे होगी वही घात हमें बटे में लिख देनी है, प्लस सी। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो y की घात 2 बटे 2 प्लस सी, यही इसका समाकलन है। इसी प्रकार से इसको करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन x की घात 6 dx बराबर, तो यहाँ पे x की घात कितनी है 6। ठीक है, तो n के स्थान पे यहाँ पे 6 है, तो क्या करना होगा, एक घात इसमें जोड़नी है, तो x की घात 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1, जो घात यहाँ पे होगी सेम वही आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है। तो x की घात 6 प्लस 1 हो जाएगा x की घात 7 बटे 7 प्लस c, यही आपका समाकलन होगा। इसी प्रकार से c को करेंगे x की घात a dx, तो यहाँ पर n ना होके या कोई संख्या ना होके n के स्थान पे यहाँ पे कितना है a, तो घात कुछ भी हो सकती है, a हो सकती है, b हो सकती है, n m कुछ भी हो सकती है। फॉर्मूला आपका यही लगेगा। यहाँ पे अगर x है, यहाँ पे घात कुछ भी है, कोई भी कांस्टेंट संख्या है, जैसे कि n a b c ऐसे कुछ भी। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पर। तो x की घात a में क्या करना है, एक जोड़ देंगे a प्लस 1, तो जो घात यहाँ पे आएगी वही घात आपको सेम नीचे लिखनी है, a प्लस 1 प्लस c। ठीक है, ये आपका समाकलन हो गया। ऐसे d को करेंगे इंटीग्रेशन t की घात 4 dt, तो यहाँ पे जो फलन है वो t के पद में है, तो हमें t के सापेक्ष ही समाकलन करना है। dt का मतलब है t के सापेक्ष समाकलन करेंगे हम। तो t की घात 4 क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, यहाँ पे x के पद में, ये सवाल में t के पद में ये। ठीक है, तो सवाल में तो किसी के पद में हो सकता है, जैसे यहाँ t के पद में, ये y के पद में, तो जो सवाल है u के पद में भी हो सकता है। तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा यहाँ पे x की घात n वाला। तो t की घात यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे, इसमें एक घात हम बढ़ा देंगे, 4 प्लस 1, जो घात यहाँ पे वही घात सेम नीचे लिख देंगे, 4 प्लस 1 प्लस c, 4 प्लस 1 हो जाएगी 5, यानी कि t की घात 5 बटे 5 प्लस c। इस प्रकार से इनको हमें सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें x की घात -5, यानी कि इसमें जो पावर है वो माइनस में है सभी में, इसमें माइनस की 1/3, इसमें माइनस की 3/4 और इसमें माइनस की 1/4, ये आपके z के पद में है और बाकी के सभी x के पद में। इनको भी आपको इसी फॉर्मूले से करना है, x की घात n वाले से। चलिए पहले फॉर्मूले को लिख देते हैं, x की घात n dx,
तो इसका समाकलन होगा x की घात n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अनुसार ये सभी क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहले हम a को कर लेते हैं, x की घात -5 dx। तो इसमें -5, इसमें क्या करेंगे, एक घात जोड़ देंगे जैसे पहले कर रहे थे, +1। जो घात यहाँ पे होगी सेम वही नीचे लिखेंगे प्लस से, बराबर देखो -5 और प्लस के 1 ये हो जाएंगे x की घात -4, -5 प्लस के 1 ये हो जाएगा -4 प्लस सी। इस माइनस को आप चाहें तो यहीं पे रहने दीजिए या फिर इस माइनस को यहाँ से ऊपर लिख देंगे। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों स्थिति में सही है। b x की घात -1/3 dx बराबर, तो x की घात n -1/3 को क्या मानेंगे, n मानेंगे, 1/3 प्लस 1, यानी कि सभी में आपको एक जोड़ना है, जो पावर यहाँ पे वही पावर बिल्कुल बटे में लिख देनी है, प्लस से। ये बन गई भिन्न, भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे इसे, -1/3 प्लस के 1, तो इसमें क्या करना है, 3 से 1 का गुणा करेंगे, 3 सब के अपोन में, -1 प्लस के 1, 3 की गुणा 1 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 सब के अपोन में, ऐसे यहाँ पे 3 गुणा 1 से करेंगे, 3 सब के अपोन में, तो -1 प्लस 3 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 यहाँ पे सबके बटे में, प्लस सी। x की घात देखो माइनस का 1 और प्लस के 3, यहाँ पे बचेगा प्लस के 2 बटे का 3, जैसा है वैसा ही, माइनस का 1 प्लस के 3 तो प्लस का 2 बटे में 3 प्लस सी। तो x की घात 2/3, ठीक है, इसके बटे में भिन्न है, तो आपके नियम पता होना चाहिए। अगर a के बटे में कोई भिन्न लिखी हुई है b बटे c, यानी कि यहाँ पे a b के बटे में c नहीं है, a के बटे में पूरी भिन्न है b बटे c। इस स्थिति में क्या होगा, c यहाँ से ऊपर चला जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा ac बटे b। दूसरी स्थिति, अगर a बटे b इसके बटे में c हो, यानी कि यहाँ पे b के बटे में c नहीं है, यहाँ पे पूरी है भिन्न है a बटे b, इस भिन्न के बटे में लिखा हुआ है c, इस स्थिति में क्या होगा, b यहाँ से आ जाएगा नीचे, यानी कि c के साथ आ जाएगा b से। तो दो स्थितियां जो आपको याद रखनी है। जो तीसरी स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, a बटे b बटे में c बटे d, यानी कि ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, भिन्न के बटे में भिन्न। इसमें क्या होगा, सबसे ऊपर वाले की गुणा करेंगे लास्ट वाले से, सबसे ऊपर वाले गुणा करेंगे लास्ट वाले से और बीच वालों की गुणा करेंगे, यानी a की गुणा करेंगे d से, यानी कि ad हो जाएगा, b की गुणा करेंगे c से, तो ये हो जाएगा b से। ये आपको याद रखना है, सबसे ऊपर वाले की और सबसे लास्ट वाले की गुणा और बीच वालों की गुणा। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो बन रही है ये वाली, यानी कि x वो ये पद है, इसके बटे में एक भिन्न लिखी हुई है 2/3, ठीक है, 2/3 इसके बटे में लिखी हुई है। ये आपको सवाल देख के पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं बन रही है। तो यहाँ पे जो भिन्न बन रही है 2/3 है, जो कि x के बटे में, ठीक है, सवाल में पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 चला जाएगा यहाँ से ऊपर, यहाँ गुणा में, तो ये हो जाएगा 3x की घात 2/3 बटे में 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर c, इंटीग्रेशन x की घात -3/4 dx। तो इसमें भी सेम वही, x की घात n, इसे क्या मान लेंगे बनी मन में, n मान लेंगे, तो -3/4 प्लस के 1, इसे n मान लिया नहीं मान लिया हमने, x की घात n, तो x की घात n प्लस 1, ठीक है, वही घात हम सेम नीचे लिख देंगे, -3/4 ये भिन्न है, प्लस की 1, तो इस भिन्न को कैसे सोल्व करना है, 4 की गुणा करेंगे 1 से, 4 सबके अपोन में, 4 की गुणा करेंगे 1 से, -3, 4 गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4। ऐसे यहाँ पर 4 गुणा 1 से करेंगे 4 सबके बटे में, -3 प्लस 4/4 प्लस c, -3 प्लस के 4 तो यहाँ पे बचेगा -1/4। ऐसे यहाँ पे -3 प्लस के 4 तो यहाँ बचेगा प्लस का 1/4, ये बचेगा यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, क्यों माइनस का 3 है प्लस के 4 है। ऐसे ही ऊपर बचेगा, ऊपर भी प्लस का बचेगा, सॉरी ऊपर भी प्लस का बचेगा, क्योंकि -3 प्लस के 4 है तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस के 1/4। ऐसे यहाँ पे -3 प्लस के 4 है तो 4 में से 3 घटा देंगे, 1 बच गया। तो यहाँ से क्या हो गया, x के बटे में पूरी भिन्न है, तो यही वाली स्थिति बन रही है यहाँ पे, तो 4 चला जाएगा यहाँ से ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 4 गुणा x से होगी, तो ये हो जाएगा 4x की घात 1/4
बटे में 1, तो बटे का 1 वैसे भी लिखो या मत लिखो, अब चाहे तो लिखो नहीं तो मत लिखो, ठीक है, वैसे लिखा नहीं जाता है 1। डी इंटीग्रेशन जेड की घात माइनस के 1/4 डी जेड, तो यहाँ पे जेड का समाकलन करना है जेड के सापेक्ष, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा एक्स की घात एन का, तो यहाँ पे जेड की घात क्या लिखी हुई है ये माइनस के 1/4, इसे क्या मान लेंगे मन में एन मान लेंगे, इसे मान लो एक्स, एक्स की घात एन, तो ये हो जाएगा जेड की घात माइनस के 1/4 प्लस के 1, ठीक है, एक्स की घात एन का ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, यहाँ जेड के पद में, तो एक्स की घात एन, यहाँ पे एन की जगह पे लिखा हुआ माइनस के 1/4, तो क्या होगा ये घात में एक घात जुड़ जाएगी, यानी कि माइनस के 1/4 प्लस 1, और यही घात सेम हम नीचे लिख देंगे प्लस से। इसको सॉल्व करना होगा भिन्न की तरह, जैसे भिन्न सॉल्व करते हैं, 4 गुणा 1 से करेंगे, 4 सबके बटे में, 4 गुणा 1 से करो, माइनस के 1 तो पहले से ही है, प्लस 4 गुणा 1 से करेंगे 4/4, ऐसे यहाँ पे 4 गुणा 1 से करेंगे 4 सबके बटे में, प्लस से माइनस के 1 और प्लस के 4, ये बचेगा प्लस के 3/4, ऐसे यहाँ पे 3/4, तो जेड के बटे में भिन्न लिखी हुई है 3/4, तो यहाँ से 4 चला जाएगा गुणा में, ये हो जाएगा 4 जेड की घात 3/4/3 प्लस से। तो इस प्रकार से वो दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात x, 3 की घात x, b की घात x, और यहाँ पे b की घात x प्लस 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा a की घात x का, यानी कि यहाँ पे कोई अचर है और जो घात में जो राशि है वो यहाँ पे चर राशि है, जिसके सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं, यानी x से सापेक्ष कर रहे हैं, तो x यहाँ पे चर है और घात में भी क्या है चर है, और जो यहाँ पे ये है आधार, इसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात, जो घात की जो राशि है वो यहाँ पे चर है, तो चर के सापेक्ष करें समाकलन। तो इस प्रकार के समाकलनों को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे a की घात x का, a की घात x, तो a की घात x का होता है a की घात x अपॉन log e a, ये बेस में होता है प्लस c, तो इसमें क्या होता है a के स्थान पर कोई अचर पद होगा और x आपका चर है जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे होंगे, तो वही स्थिति आपकी इन सवालों में बन रही है, जैसे कि तुम सभी में देख सकते हो। तो इसमें आप पहले सवाल को कर लेते हैं, a को 2 की घात x dx, तो 2 यहाँ पे काम करेगा a की तरह, और यहाँ पे x तो x सही है, तो इसे मान लेंगे हम a मनी मन में a की घात x, तो a की घात x का कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता ही है, a की घात x का होता है a की घात x log e a प्लस c, तो हो जाएगा, इसे मनी मन में a मान लेंगे लेकिन लिखेंगे सही, ठीक है, a के स्थान पे, या a के स्थान पे सवाल में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे जैसे 3 है, 2 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, सवाल में कुछ 5 भी हो सकता है, ठीक है, a के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई होगा अचर पद, ठीक है, कोई संख्या वगैरह इस तरह से कुछ होगा। तो a की घात x का होता है a की घात x log e a, तो ये फॉर्मूला इनमें लग जाएगा, तो इसको मनी मन में a मान लेंगे, a की घात x, तो ये हो जाएगा a की घात x अपॉन log e a आने के 2, क्योंकि एक स्थान पर सवाल में क्या है 2 है, तो सवाल में एक स्थान पर कुछ भी हो सकता है, प्लस c। इसी प्रकार से इसको करेंगे b को, इंटीग्रेशन 3 की घात x dx, इसे मनी मन में a मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर सवाल में एक स्थान पर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a की घात x अपॉन log e a प्लस c। इसी प्रकार से c को कर लेंगे, इंटीग्रेशन b की घात x dx बराबर, तो यहाँ पे एक स्थान पे b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा b की घात x अपॉन log e b प्लस c। नंबर डी, इंटीग्रेशन b की घात x प्लस a इंटू dx। इस वाले सवाल में क्या करना है हमें, देखो इस वाले सवाल में क्या करना है, b की घात x है प्लस में a है, तो इसे क्या करेंगे पहले तोड़ लेंगे, उसके लिए आपने कक्षा 7-8 में ये पढ़ा होगा a की घात m प्लस n, मान लो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, a की जो घात है वो 2 लिखी हुई है, ठीक है, जुड़ के 2 लिखी हुई है, जैसे m प्लस n इस रूप में, तब क्या होगा, इसको हम बांट देंगे, ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे, एक बार तो लिख देंगे a की घात m इंटू एक बार लिख देंगे a की घात n, यानी कि इसको तोड़ के हम ऐसे लिख देंगे, ये नियम होता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, देखो ये आधार समान होता है, तो a गुणा a करेंगे, जिस इसका उल्टा लिख देते हैं a की घात m गुणा a की घात n, ये गुणा का चिन्ह है, तो ये हो जाएगा a की घात,
आधार सेम है, यानी कि आधार समान है और घातें अलग अलग, तो इसमें क्या होगा, आधार में से एक आधार आ जाएगा और घातें जुड़ जाएंगी m प्लस n। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे m प्लस n प्लस r होता तब लिखते ए की घात m इंटू ए की घात n इंटू ए की घात r, ठीक है, प्लस के r होता, कुछ और प्लस करके लिखा होता उसे भी ऐसे तोड़ के लिख देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे b की घात x प्लस ए है, तो इसे दो हिस्सों में तोड़ देंगे, b की घात x इंटू b की घात a, b की घात a इंटू b की घात a dx। गुणा करेंगे वापस से हमें वही मिल जाएगा। इससे करने से क्या होता है, हमको चेक कर सकते हैं हम कि हमने कहीं ये गलत तो नहीं कर दिया है। अब जो कांस्टेंट है ना b की घात, ये कांस्टेंट हो गया, इसका तो समाकलन करना नहीं है, b भी कांस्टेंट और जो घात में वो भी कांस्टेंट है, इसको लिख लेंगे हम बाहर, कांस्टेंट यानी कि अचर पद, इसको यहाँ से बाहर लिख लेंगे यहाँ पर b की घात है, तो यहाँ रह जाएगा अंदर b की घात x dx। अब ये इस जैसा ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे b है सवाल में, सॉरी यहाँ पे a और सवाल में लिखा हुआ है b, यहाँ पे तो a है फॉर्मूला में और सवाल में लिखा हुआ है b, इतना ही तो अंतर है। तो सवाल में तो कुछ भी हो सकता है a के स्थान पर, हर जगह a थोड़ी होगा लिखा हुआ, b की घात a युक्त है, तो इसे मनी मन a मान लेंगे, a की घात x, तो ये हो जाएगा a की घात x अपॉन लॉग e a, ठीक है। a मान के करेंगे, लिखेंगे सही, तो b की घात x अपॉन लॉग e b प्लस के c। तो ये आपका हो गया यहाँ पे समाकलन। चाहे तो आप इसके यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं दोबारा से, b की घात a गुणा b की घात x, तो देखो दोबारा से फिर से यही हो जाएगा b की घात a प्लस x बटे लॉग e b प्लस c। आधार समान है कि नहीं है, तो घातें जुड़ जाएंगी a प्लस x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, b की घात a प्लस x को x प्लस a भी लिख सकते हैं, a प्लस x को हम लिख सकते हैं x प्लस a अपॉन लॉग e b प्लस c। नोट करो।